हेलो एवरीवन। हमारे चैनल EWD पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। ये आती है आपकी मॉर्निंग में 7 AM पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम 22 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। बात हो रही है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की जो 2024 में है। तो भारत की रैंक इसमें रही है 63। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इंडेक्स का नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम्स में जरूरी नहीं है यही पूछा जाए कि इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है। ये चीज तो हम रट लेते हैं कि इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, या इस इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है, या इस इंडेक्स में जो सबसे लास्ट है, सबसे पीछे देश है वो कौन सा है। परंतु हम ये देखना भूल जाते हैं कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, जब भी आप इंडेक्सेस देखें आप ये जरूर नोट करें कि इस इंडेक्स को जारी कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन है क्या एक्चुअल में। देखिए, ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई देश या सामाजिक परंपरा ऊर्जा स्रोत जैसे कि मान लो कोयला हो गया, तेल, गैस, इनसे जो इनोवेशन है और हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ता है। ठीक है, देखिए आपको पता है जब कोई देश कोयला, तेल, गैस इन चीजों पर डिपेंड है और इनके बाद वो एडवांस आगे जाता है, यानी इनमें इनोवेशन करता है और हरित ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल और जैव इन ऊर्जा की तरफ बढ़ता है। यानी कि कोयला, तेल, गैस ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जो एक लिमिटेड है, सीमित मात्रा में हमारी पृथ्वी में और हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आपको पता है ये वो जो जो है ये सोर्सेज, ये हमारे पास बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम मात्रा में, एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इनसे आगे बढ़कर आप हरित ऊर्जा स्रोतों की तरफ जब जाते हैं जिनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और जैव ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये ऊर्जा संक्रमण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए इस इंडेक्स में यानी जो वर्ल्ड जो आपकी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी की गई है, इसमें 120 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व में 120 देशों 120 देशों में से सबसे प्रथम रैंक आई है स्वीडन की। ठीक है, स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। दूसरी रैंक आई है डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क इसमें द्वितीय नंबर पर है। और बात करते हैं फिनलैंड की, तो फिनलैंड इसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अच्छा भारत की रैंक आई है इसमें 63। ठीक है, भारत की रैंक है इसमें 63। सबसे लास्ट रैंक किसको मिली है? लास्ट रैंक मिली है कांगो गणराज्य। किसको मिली है लास्ट रैंक? कांगो गणराज्य। ठीक है, ये आपके सामने टॉप 10 कंट्रीज दी गई हैं। देखिए स्वीडन है, ये आपके सामने सभी टॉप 10 कंट्रीज दी हुई हैं। आइसलैंड तक है, नीदरलैंड्स है, फ्रांस है, यूके है, सभी आपको 10 कंट्रीज इसमें दिखाई गई हैं। भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। देखिए भारत जो है इस इंडेक्स में 63वें स्थान पर है। आपको पता है भारत ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में बहुत अद्भुत प्रगति की है, एक महत्वपूर्ण प्रगति भारत ने की है। भारत ने अक्षय ऊर्जा और बायोमास से 42% विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिससे यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा बाजार अब बन गया है। ठीक है, ये भारत की बात हो रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जून 2024 को विश्व योगा दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आपको पता है 21 जून को हम विश्व योगा दिवस मनाते हैं और इस बार 2024 में 21 जून को जो योगा मनाया गया, ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 10वां संस्करण था। आपको पता है विश्व में सॉरी विश्व में योगा जो विश्व में अंतरराष्ट्रीय जो योगा दिवस मनाने की शुरुआत है, इसकी जो पहल है ये भारत द्वारा की गई है, ये भारत ने की है। और हमने अभी 21 जून को कौन सा 10वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। और इस बार योगा 2024 की जो थीम है वो क्या रही है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, अपने और समाज के लिए योग। थीम क्या रही है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हिस्ट्री जान लेते हैं। आपको पता है वर्ष 2014 में यूएन द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ये बात हो रही है 2014 की और भारत की पहल से ये हुआ है।
भारत की पहल करने के बाद ही पूरा विश्व आज योग की तरफ अग्रसर है। ठीक है, और पहली बार जो हमने योगा दिवस मनाया वो कब मनाया? ये हमने मनाया 21 जून 2015। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, बात हो रही है गिद्धों के प्रजाति के लिए जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र, तो ये आपका स्थापित किया जा रहा है महाराजगंज में। ठीक है, और महाराजगंज कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। देखिए, मैंने आपसे बताया है, जब भी आपसे कोई चीज विश्व में प्रथम पूछी जाती है, भारत में प्रथम पूछी जाती है, तो आप उसे जरूर नोट करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के परिदृश्य से। क्योंकि जब भी आपसे ये पूछा जाए, आप उसे एक बार जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, देखिए, संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है, इनको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? आपको पता है कि गिद्धों की जो एशियन किंग प्रजाति है उसको संरक्षित कर और संख्या में वृद्धि करना। आपको पता है वर्तमान समय में जो गिद्धों की संख्या है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, इतने गिद्ध मर चुके हैं। अब उसका मैं आपको कारण बताती हूँ, एक्चुअल में उसका कारण क्या है। देखिए, आपको कभी क्या होता होगा, कभी 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 हुआ है, तो कभी बहुत दर्द हुआ हो, आपको चोट लग गई है, या फिर आपको किसी कारणवश कहीं मसल मसल में पेन है, या किसी ना किसी कारणवश दर्द हुआ होगा, तो डॉक्टर आपको ना दवाइयां देते हैं। तो एक दवाई होती है डाइक्लोफेनेक, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, ये है डाइक्लोफेनेक, एक सॉल्ट है, ये एक पेन किलर है। तो डॉक्टर्स इसे देते हैं। ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं दी जाती, ये जानवरों को भी दी जाती है। जब ये जानवरों को दी जाती है, चलिए इंसानों, हालांकि ये इतना खतरनाक सॉल्ट है जो पेन किलर के रूप में दे तो दिया जाता है, परंतु इंसान को भी ये उतना ही नुकसान पहुंचाता है। दर्द को तो ये ठीक करता है, परंतु मनुष्य की किडनी और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये सॉल्ट। अच्छा, अब क्या है, इंसानों को तो दे दिया, अब बात आती है जानवरों की। तो देखिए, ये जो सॉल्ट है, जब जानवर पेन की स्थिति में जानवर होता है, तो उसको ये पेन किलर दिया जाता है। जब वो जानवर पेन किलर लेते हैं या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको पता है जानवरों को बहुत कम ऐसा होता है कि उन मिट्टी में दबा दिया जाए या उनको जमीन में दबाया जाए, दफनाया जाए। कई जगह क्या होता है, उनको खुले में ऐसे ही जानवरों को फेंक दिया जाता है, जिस कारण इस डाइक्लोफेनेक लेने के बाद उस जानवर को, मरे हुए जानवर को गिद्ध खाते हैं। ठीक है, तो जब इसे गिद्ध अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या होता है, ये जो डाइक्लोफेनेक है, ये जो डाइक्लोफेनेक सॉल्ट है ना, ये इनडायरेक्टली गिद्धों के अंदर चला जाता है। और जब ये गिद्धों के अंदर जाता है, ये इनकी बॉडी में इस तरीके से रिएक्ट करता है, जिसके कारण गिद्धों की, आप यकीन नहीं करेंगे, 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा गिद्धों की मृत्यु हो चुकी है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके लिए? ये एक डाइक्लोफेनेक जो सॉल्ट है, ये जिम्मेदार है। ठीक है, अब देखिए, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति, या हम गिद्धों की जो प्रजाति है उसको देख लेते हैं। ये है रेड हेडेड वल्चर, जिसे हम लाल सिर वाला गिद्ध भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है इसके? एशियाई राजा गिद्ध, भारतीय काला गिद्ध और पांडिचेरी गिद्ध। ठीक है, इसको IUCN जो है उस लिस्ट में लुप्त प्राय सूची में शामिल किया गया था वर्ष 2007। तो अब आप देखिए कि एक सॉल्ट के कारण गिद्धों की पूरी प्रजाति समाप्त होने की कगार पर है वर्तमान समय। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है, कैबिनेट ने नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम को मंजूरी प्रदान की है। नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो देखिए, जो नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम है, इसका जो नोडल मंत्रालय है, ये है आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, तो बात हो रही है 19 जून को क्या हुआ, कैबिनेट ने नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम की योजना को मंजूरी दी है, और इसका नोडल जो मंत्रालय आपको मैंने बताया, ये कौन है? गृह मंत्रालय। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, इसमें 24-25 से लेकर 28-29 की अवधि के लिए कुछ इतने रुपए, 2254 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें क्या होगा, फोरेंसिक परिसर और जो प्रयोगशालाएं हैं वो स्थापित की जाएंगी, और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। आपको पता है फोरेंसिक के मामले में अभी जो देश है हमारा वो काफी पीछे है, तो इसके लिए अब काम करने की अत्यंत आवश्यक है। इसलिए
परिसर और प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ योजना को मंजूरी जो है कैबिनेट ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा की परियोजनाएं स्थापित करना है। इस योजना के तहत होगा क्या, 1 गीगावाट की क्षमता के साथ गुजरात और तमिलनाडु में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की मंजूरी इसमें दी है। और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है, वो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने कितनी खरीफ क्रॉप्स पर, कितनी खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी दी है? तो देखिए आपको बताना है कि जो कैबिनेट ने खरीफ की कितनी फसलें हैं जिन पर एमएसपी को मंजूरी दी है। तो देखिए ये हैं 14 फसलें आपकी, इसके बारे में जान लेते हैं। 14 फसलों को केंद्र सरकार ने एमएसपी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो फसल हैं जिनका समर्थित मूल्य आप देख लीजिए। धान, सबसे पहले धान की बात आती है। धान की एमएसपी कितनी है, ये 2300 रुपए तय की गई है, 2300 रुपए, और पिछली एमएसपी से 117 रुपए ये ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं तुअर दाल की एमएसपी। तो ये है 7550 रुपए प्रति क्विंटल। और उड़द दाल की बात करते हैं तो ये है 7400 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, एमएसपी आपको पता है, एमएसपी को तय कौन करता है? एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इसे तय कौन करता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एमएसपी को तय कौन करता है। एमएसपी को तय करती है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार इसे डायरेक्ट नहीं करती, वो एक कमीशन के बिहाफ पर ये एमएसपी तय करती है। ठीक है, केंद्र सरकार का क्या करती है, हर साल जो हमारी फसल का सीजन होता है उससे पहले एक कमीशन बुलाती है। इस कमीशन का नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में सीएसीपी कहते हैं। क्या नाम है कमीशन का? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। इसकी सिफारिश पर क्या करती है ये केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है। ठीक है, और ये जो सीएसीपी है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और इसे वर्ष 1965 में गठित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अनुसार थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एमएसपी में आपको पता है 23 फसलें इसमें शामिल हैं, जिसमें 7 प्रकार के अनाज हैं, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 प्रकार की इसमें दालें हैं, ये मोटे अनाज और अनाज की बात हो रही है। दालें हो गई इसमें चना, अरहर, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर। और 7 इसमें तिलहन है। तिलहन कौन से हैं? रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और निगर सीड, ये सारे सीड्स। अब व्यावसायिक फसलें हैं कुछ, कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। शुगर केन फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस पर शामिल किया जाता है। आपको पता है शुगर केन इसमें नहीं आता है, शुगर केन को अलग से ये शामिल करते हैं, जिसे हम फेयर एंड रिम्यूनरेट प्राइस पर शामिल करते हैं। चलिए फेयर एंड रिम्यूनरेट प्राइस क्या है? ये वह निश्चित मूल्य होता है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों से गन्ना खरीदने के लिए चुकाना होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? एफआरपी। एफआरपी का मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा एफआरपी क्या होती है, तो वो होती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये वो मूल्य है जो चीनी मिल जब किसानों से गन्ना खरीदती हैं तो उस समय वो उसका भुगतान करती हैं, उसे हम एफआरपी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? ये 112वें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, और ये आयोजित किया गया है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए ये आयोजित किया गया स्विट्जरलैंड के जिनीवा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आईएलओ। किसको इसने ऑर्गेनाइज किया? आईएलओ ने, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सम्मेलन के दौरान क्या हुआ? लेबर श्रमिक के अधिकारों और उनकी सुरक्षा संबंधी जितने भी विषय हैं उन पर यहाँ डिस्कस किया गया, उन पर यहाँ चर्चा की गई है। और यहाँ क्या है? अंतरराष्ट्रीय, आपको पता है आईएलओ क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय आधार पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, उन हितों की रक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है।
जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में, ठीक है। और उसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है, आपको पता है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? ये हैं गिलबर्ट हुंगबो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित? देखिए बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये आपका वाराणसी में स्थित है, ठीक है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके लिए 2869 करोड़ रुपए की इन्हें परमिशन मिल गई है, इतने की मंजूरी ने मिल गई, ठीक है। इसे विशाल सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस हवाई अड्डे को हरित हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य क्या है? ऊर्जा अनुकूलन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और सौर ऊर्जा का उपयोग, दिन के प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग, ये सब इसका उद्देश्य है। समझ गए? चलिए इसे हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए आपको पता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है किसने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनाया था, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया है, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने इसके विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं मैप में, ये वो नालंदा विश्वविद्यालय है जहां कभी ज्ञान का भंडार था और इसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। ऐसा कहते हैं कि ये जो आग है पता नहीं कब तक जली थी, कुछ किताबें तो 2 वर्ष बताती हैं, कुछ मंथ्स बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जब आग लगाई थी तो यहाँ इतनी पुस्तकें थी, इतने ऐसी ऐसी पुस्तकें यहाँ थी जिनमें आग लगाने के बाद कई वर्षों तक, ऐसा कहते हैं कि 2 वर्षों तक यहाँ आग लगातार लगती रही थी। पता नहीं उसका ये कहाँ तक सत्य है, परंतु ये सत्य जरूर है कि इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान का ये भंडार। तो देखिए आपको पता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको पुनर्जीवित करने का फैसला वर्ष 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत ये लिया गया था और उसी के अकॉर्डिंग इस पर वर्क किया जाए, ठीक है। अब ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, बिहार के राजगीर में स्थित है, ठीक है। और कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनवाया था और इसका जो नष्ट किया वो कब किया? देखिए 1193 में क्या हुआ था, जो तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इस यूनिवर्सिटी को आग लगा दी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को ने क्या किया? 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुरातात्विक अवशेष है उसको वर्ल्ड हेरिटेज यानी वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? तो देखिए आपको बताना है ये किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया। तो ये है आपका संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। इस मंत्रालय ने ये 5G इंटेलिजेंट विलेज QEA यानी क्वांटम एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इसका पेश किया है। ये एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव है क्या? इसके अंतर्गत क्या होगा? जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 5G सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। किस लिए? कृषि को बढ़ावा देने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सेवा शासन क्षेत्र, इनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ 5G सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। QEA का मतलब क्या है? क्वांटम एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। इस मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके ही यहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको पता है पहल के अंतर्गत क्या होगा? डाटा को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है सूचना और जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके जो दूरसंचार विभाग है उसने ये 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव और QEA ये पेश किया है। ये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्य है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश के खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है ये है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज रहे हैं।
ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको पता है ये वर्ष 2007 में न्यूजीलैंड की टीम में, क्रिकेट टीम में शामिल, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।